अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ वोल्टामेट्री। वोल्टामेट्री के बारे में मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम वोल्टामेट्री के बारे में मुकम्मल तौर पर जानेंगे, इसका प्रिंसिपल, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन, इसकी टाइप्स और एप्लीकेशंस को इंशाल्लाह थॉरोली डिस्कस किया जाएगा। आप काइंडली इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आ सके। उसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड मज़ीद टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वोल्टामेट्री जब मैंने स्टार्ट किया वोल्टामेट्री को पढ़ना यानी इस टॉपिक को, तो मुझे लगा कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टेक्निक होगी, ठीक है, इसे परफॉर्म करना मुश्किल होगा। लेकिन दो के वोल्टामेट्री एक एडवांस इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक है, लेकिन यकीन करें कि ये एक बहुत ही सिंपल और एक आप कह लें कि इजी टू परफॉर्म टेक्निक है, जिसके अंदर आप सिंपल से एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की मदद से आप अपने सैंपल में मौजूद एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आसान टेक्निक क्या होगी कि आपने इस सिंपली एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया और उस रिएक्शन से आपको फ़र्ज़ करें कोई सॉल्यूशन दिया गया है और आपको कहा गया है कि इसके अंदर मौजूद आपने एलिमेंट्स की डिटेक्शन करनी है, तो आप वोल्टामेट्री के थ्रू इतनी आसानी से उन एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। नो डाउट वोल्टामेट्री एक बहुत ही मैं कहूँगी कि सिंपल टेक्निक है एज़ कम्पेयर टू द अदर टेक्निक्स, जिसमें आप जस्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज आप ये मालूम कर सकते हैं कि आपके सैंपल में कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। चलिए फिर कोशिश करते हैं वोल्टामेट्री को एक इंतहाई आसान तरीके से समझने की। सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। An electroanalytical technique in which current is measured as a function of an applied voltage, यानी हमने एक वोल्टेज अप्लाई करना है और उसकी मदद से हमने जो करंट प्रोड्यूस होगा उस वोल्टेज के नतीजे में उस करंट को हमने मेजर करना होता है इस टेक्निक के अंदर, ठीक है। वोल्टा मतलब वोल्टेज अप्लाई करेंगे, मेट्री, ठीक है। आप इसके नाम से याद रख सकते हैं वोल्टामेट्री मतलब आपने वोल्टेज अप्लाई करना है और उसके नतीजे में प्रोड्यूस होने वाले करंट को आप मेजर करेंगे। वोल्टामेट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है? बेसिकली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसमें मौजूद एलिमेंट्स को आपने फाइंड आउट करना है, डिटेक्ट करना है, तो आप सिंपल एक इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस के थ्रू ये मालूम कर सकते हैं और इस इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस को हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर वोल्टामेट्री का। वोल्टामेट्री जो है वो केमिकल स्पीशीज़ के रिडॉक्स बिहेवियर को स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है। बेसिकली वोल्टामेट्री की मदद से जब हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट की मदद से हमारे सैंपल के अंदर मौजूद केमिकल स्पीशीज़ के रिडॉक्स बिहेवियर को हम स्टडी कर सकते हैं, यानी आया कि वो रिड्यूस हो रही हैं या ऑक्सीडाइज हो रही हैं, ठीक है, या हमारा वो जो सेल है उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। इस टेक्निक की मदद से हमें अपने सैंपल में मौजूद एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन का मालूम हो सकता है, हमें उनके रिएक्शन काइनेटिक्स का पता चल सकता है। उसके अलावा वो जो इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज़ हैं वो किस मैकेनिज़्म को फॉलो कर रही हैं ये भी हम वोल्टामेट्री के थ्रू मालूम कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं वोल्टामेट्री की कंस्ट्रक्शन को। वोल्टामेट्री की जो कंस्ट्रक्शन है इसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यूज़ किया जाता है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 3 तरह के इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाते हैं, वर्किंग इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। जो वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है मेन काम इसी का है, ठीक है। वर्किंग इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड है जहाँ पर हमारा जो एनालाइट है हमारे सैंपल में उसके रिडॉक्स रिएक्शन ने अकर होना होता है, ठीक है। यानी आप वर्किंग इलेक्ट्रोड नाम से भी याद रख सकते हैं कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिस पर हमारा जो सारा प्रोसेस है वो होगा, मेन काम इसी का ही है, ठीक है।
जो वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है बेसिकली ये डिफरेंट मटेरियल का यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमनली वोल्टामेट्री में मरकरी, प्लैटिनम, गोल्ड और कार्बन के वर्किंग इलेक्ट्रोड्स को यूज़ किया जाता है। देन बात कर लेते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक ऐसे इलेक्ट्रोड होता है जो कि हमें एक स्टेबल और नाउन पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम वर्किंग इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। देन जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड मोस्टली यूज़ किया जाता है इन वोल्टामेट्री। उसके अलावा कैलमल इलेक्ट्रोड को भी यूज़ किया जा सकता है एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। देन हमारे पास जो थर्ड इलेक्ट्रोड है दैट इज़ ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, जिसे काउंटर इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। काउंटर इलेक्ट्रोड और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड जो होता है ये बेसिकली इसका कोई काम नहीं होता, जस्ट ये हमारा जो सर्किट है उसको कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये मोस्ट कॉमनली इनर्ट मटेरियल का बना हुआ होता है, जैसे कि प्लैटिनम या ग्रेफाइट वगैरह। ठीक है, आई होप सो कि आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर जो हमने इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए हैं उनकी समझ आ गई होगी। देन जो ये सेल है इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में ना सिर्फ हमारा वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारा एनालाइट मौजूद होता है, बल्कि उसके साथ ही यहाँ पर स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट भी मौजूद होता है। स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है दैट इज़ KCl, पोटाशियम क्लोराइड को एज अ स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है। और इसका मकसद ये होता है कि ये हमारे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है। और जो सेल के अंदर मौजूद रेजिस्टेंस होती है उसको ये कम कर देता है, कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होती है विद इन द सेल उसको मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है। अब जो स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट है वो कोई सॉल्ट ही होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको कहा कि मोस्ट कॉमनली पोटाशियम क्लोराइड होता है। और ये जो स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट होता है ये हमारे रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका सिर्फ और सिर्फ काम ये होता है कि ये कंडक्टेंस को बढ़ा दे सेल के अंदर और रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर दे। उसके अलावा ये हमारा जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है हमारे इलेक्ट्रोड्स पे उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करता। सो आई होप सो कि आपको जो वोल्टामेट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज़ करते हैं उसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वोल्टामेट्री के प्रिंसिपल को। वोल्टामेट्री के प्रिंसिपल को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया है, एक डायग्राम ड्रॉ की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ड्रॉ किया हुआ है जिसमें हमारे पास वर्किंग इलेक्ट्रोड मौजूद है, जो कि अभी मैंने मेंशन किया कि मरकरी, प्लैटिनम, गोल्ड या कार्बन में से किसी का हो सकता है। देन हमारे पास है रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसको हमने स्टेबल और नाउन पोटेंशियल प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया है। और ये जो है सिल्वर क्लोराइड भी हो सकता है। उसके अलावा कैलमल इलेक्ट्रोड को भी एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास जो थर्ड इलेक्ट्रोड है दैट इज़ काउंटर और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, जिसे सिर्फ और सिर्फ सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये इनर्ट मटेरियल का बना हुआ होता है जैसे कि प्लैटिनम या फिर ग्रेफाइट। अब यहाँ पर आप इस सर्किट के अंदर देख सकते हैं कि हमारा जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसको कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और वर्किंग इलेक्ट्रोड भी यहाँ से कनेक्टेड है इस जगह पे। ठीक है, और जो हमारा ये काउंटर इलेक्ट्रोड है वो हमारे सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टर लगा हुआ होता है। यहाँ से बेसिकली हम जो करंट प्रोड्यूस होता है जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो उसको हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। यहाँ से ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये देन फर्दर कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर एक पावर सोर्स यूज़ किया जाता है जो कि कोई बैटरी हो सकती है जहाँ से हमने वोल्टेज को अप्लाई करना है। क्योंकि हम वोल्टामेट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो पावर सोर्स यूज़ किया जाता है दैट इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर को एज अ बैटरी और एज अ पावर सोर्स यहाँ पर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पर हमने वोल्टामेट्री में जो हमारा वोल्टेज है उसको स्लोली चेंज करना होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम अपने वोल्टेज को स्लोली चेंज करते जाएंगे और उस चेंज वोल्टेज पे हम करंट जो है वो मेजर करते रहेंगे।
होता बेसिकली क्या है कि हमारा जो सैंपल है जिसको हमने डिटेक्ट करना है, ठीक है, वो यहाँ पर वर्किंग इलेक्ट्रोड पे रिएक्ट करेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। वर्किंग इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से क्या होगा कि करंट प्रोड्यूस होगा। और जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम बेसिकली ये है कि ये स्टेबल पोटेंशियल देगा ताकि जो वर्किंग इलेक्ट्रोड पर हमारा एनालाइट जो रिएक्ट कर रहा है, जिसकी मदद से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उस करंट को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकें, ठीक है। सो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमें स्टेबल पोटेंशियल प्रोवाइड करता है ताकि हम जो यहाँ पर करंट मेजर कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो, ठीक है। देन हमारे पास है काउंटर या ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। ये सिर्फ और सिर्फ सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होगा, इस करंट को हम मेजर करेंगे और इस करंट की मेजरमेंट की मदद से हम जो भी हमारे सैंपल में एलिमेंट मौजूद होगा उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से जो हम करंट हमें मिलता है, ठीक है, उसको हम नोट करते हैं, उसकी वैल्यूज़ को, यानी हम यहाँ से स्लोली वोल्टेज को चेंज करते गए और यहाँ से हम करंट को मेजर करते रहे, ठीक है। तो हमारे पास जो करंट की वैल्यूज़ आएंगी, करंट वर्सेस वोल्टेज एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है और उस ग्राफ को वोल्टेमोग्राम का नाम दिया जाता है। उस वोल्टेमोग्राम की मदद से देन हम जो हमारा सैंपल में मौजूद जो भी एलिमेंट है उसकी कंसंट्रेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि जो एक बेसिक वोल्टेमोग्राम होता है उसमें हम यूज़ करते हैं करंट वर्सेस वोल्टेज और उसका जो ग्राफ आता है वो बेसिकली इस तरह से होता है। ये किसी हद तक पोलैरोग्राफी की तरह ही का ग्राफ है। हमने पोलैरोग्राम भी पढ़ा था कि उसकी भी सिग्मॉइड शेप जो है वो इस तरह से सिग्मॉइड शेप वो ग्राफ बनता है। लेकिन वोल्टामेट्री में और पोलैरोग्राफी में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। वोल्टामेट्री में जो अगर सिंपल ग्राफ आए जो कि यूजुअली ड्रॉ नहीं किया जाता है तो वो इसी शेप का आता है जैसे कि हमारा पोलैरोग्राम आता है। लेकिन यहाँ पर वोल्टामेट्री में नेक्स्ट जब हम साइक्लिक वोल्टामेट्री पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो ग्राफ आता है उसकी जो शेप होती है वो बेसिकली इस तरह से होती है, ठीक है। साइक्लिक ग्राफ हमें आता है, इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अभी आप ये जान लें कि यहाँ पर करंट वर्सेस वोल्टेज के दरमियान हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और उस ग्राफ की मदद से देन फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे सैंपल में क्या एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। जब हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं वोल्टामेट्री का तो वहाँ पर कुछ टर्म्स को डिस्कस किया जाता है, उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज़ फैराडिक एंड नॉन फैराडिक प्रोसेसेस। फैराडिक प्रोसेसेस बेसिकली ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि जिनके अंदर जब भी हमारा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि वर्किंग इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज़ के दरमियान, ठीक है, हमारा जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है और जो हमारी इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशी होगी हमारी सोल्यूशन में, ठीक है, जब उनके दरमियान कोई ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का तो उस सूरत में जो करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट को हम फैराडिक करंट का नाम देते हैं। और ये डायरेक्टली रिलेटेड करता है टू दी रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ द एनालाइट, ठीक है। अब ये जो फैराडिक करंट है ये दो तरह का हो सकता है, कैथोडिक करंट एंड एनोडिक करंट। लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो फैराडिक करंट होता है वो दो तरह का होता है, कैथोडिक करंट एंड एनोडिक करंट। जो कैथोडिक करंट होता है ये ऐसे फैराडिक करंट को कहते हैं जो कि रिडक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है, यानी जो कि हमारा एनालाइट है अगर उसकी रिडक्शन की वजह से करंट प्रोड्यूस हो तो उसे हम नाम देते हैं कैथोडिक करंट का। और एनोडिक करंट तब प्रोड्यूस होता है जब हमारे एनालाइट की ऑक्सीडेशन होती है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, कैथोडिक करंट के अंदर कैडमियम को अगर मैं एज ए एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, तो कैडमियम +2 है, ठीक है। यहाँ पर लेट्स से कि रिडक्शन होती है, ये हमारा एनालाइट है, अगर इसकी रिडक्शन होगी, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कैडमियम में, ठीक है। सो
जब इस तरह से हमारा जो एनालाइट है, यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर कैडमियम हमारा एनालाइट है, अगर तो उसकी रिडक्शन होती है और उस रिडक्शन की वजह से, यानी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर करंट प्रोड्यूस होता है तो उसे हम नाम दे रहे हैं कैथोडिक करंट का। अब एनालाइट अगर कॉपर है, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हुई और कन्वर्ट हो गया कॉपर में, ठीक है। तो ये इसके नतीजे में भी क्या प्रोड्यूस होगा, यानी जब भी एनालाइट की रिडक्शन होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो उसे हम नाम देते हैं कैथोडिक करंट का। देन एनोडिक करंट में हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड के 2 हमने ले लिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारे ये जो क्लोरीन है, दो जो क्लोराइड आप कह रहे हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है, ये क्लोराइड आयंस जो हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और Cl2 क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी हमारा जो एनालाइट है वो क्या हो गया है, वो ऑक्सीडेशन की है उसने, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन जहाँ होगी उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे हम नाम देते हैं एनोडिक करंट का। और यहाँ पर दोनों केसेस में क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रही थी, ठीक है, रिडक्शन, ठीक है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि फैराडिक करंट क्या होते हैं या फैराडिक प्रोसेस क्या होता है। अब बात कर लेते हैं नॉन फैराडिक प्रोसेसेस की। नॉन फैराडिक प्रोसेसेस या नॉन फैराडिक करंट जो है वो कैपेसिटेटिव करंट की वजह से होता है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, कैपेसिटेटिव करंट। और नॉन फैराडिक प्रोसेसेस रिडॉक्स रिएक्शन को इन्वॉल्व नहीं करते। फैराडिक प्रोसेसेस रिडॉक्स रिएक्शन को इन्वॉल्व करते हैं, जबकि जो नॉन फैराडिक प्रोसेसेस होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन को इन्वॉल्व नहीं करते। सो आई होप सो कि आपको फैराडिक और नॉन फैराडिक प्रोसेसेस की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही साथ हमने कैथोडिक करंट और एनोडिक करंट को भी डिस्कस किया है। सो आई होप सो कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मास ट्रांसपोर्ट की। अब यहाँ पर मास ट्रांसपोर्ट बेसिकली वोल्टामेट्री के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो करंट जो है उसका रेट क्या है वो डिपेंड करता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें जो इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज़ हैं वो किस रेट पे हमारे इलेक्ट्रोड तक पहुंच रही हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि रिएक्शन काइनेटिक्स को भी हम वोल्टामेट्री के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। तो रिएक्शन काइनेटिक्स को तभी स्टडी कर सकते हैं ना जब रेट का यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। तो हमारा जो करंट है वोल्टामेट्री में वो इन्फ्लुएंस होता है उस रेट से जिस पर हमारे इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशी हमारे इलेक्ट्रोड्स तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पर जो मास ट्रांसपोर्ट होती है, यानी जो इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज़ हमारे इलेक्ट्रोड तक पहुँचती हैं, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मास ट्रांसपोर्ट का। और जो वोल्टामेट्रिक टेक्निक है इसमें मास ट्रांसपोर्ट जो है वो 3 तरह से हो सकती है, डिफ्यूजन, कन्वेक्शन एंड माइग्रेशन। डिफ्यूजन मतलब कि जो स्पीशीज़ हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी, तो उसको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन का। मूवमेंट ऑफ स्पीशीज फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि मास ट्रांसपोर्ट हो सकता है इस तरह से हो कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसमें हमारा जो मास है, मास ट्रांसपोर्ट है, या हमारी जो इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा होंगी, तो वो अपने एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। देन हमारे पास सेकंड है कन्वेक्शन, यानी कोई भी किसी भी तरह की मैकेनिकल फोर्स अगर हम प्रोवाइड करें तो उसके नतीजे में जो मास ट्रांसपोर्ट होती है उसको हम नाम देते हैं कन्वेक्शन का।
थर्ड वन इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन में जो मूवमेंट होती है हमारे इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज़ की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है, ठीक है। और माइग्रेशन जो है यानी ये क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है, तो जब हम यहाँ पर कोई भी स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर KCl यूज़ किया है, तो माइग्रेशन को जो है वो कम कर देता है हमारा स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। सो कन्वेक्शन और माइग्रेशन जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मैस ट्रांसपोर्ट के हवाले से, ठीक है, लेस इम्पोर्टेंट कह लेते हैं हम इनको। यहाँ पर जो मोर इम्पोर्टेंट है दैट इज़ आर डिफ्यूजन, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। डिफ्यूजन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हमें ना तो कोई मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है और ना ही अब मैकेनिकल फोर्स भी तो हम प्रोवाइड करेंगे तो तभी होगा ना, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी कन्वेक्शन और जो माइग्रेशन है, कन्वेक्शन को हम अगर मैकेनिकल फोर्स अप्लाई ना करें, हम उसको स्टिर ना करें, तो वो एलिमिनेट हो सकती है। इसी तरह माइग्रेशन की अगर बात की जाए, तो अगर हम स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं तो माइग्रेशन को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सो क्योंकि ये दोनों एलिमिनेट की जा सकती हैं, इसलिए ये मैस ट्रांसपोर्ट के हवाले से लेस इम्पोर्टेंट है, जबकि डिफ्यूजन को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, सो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्डली हम बात कर लेते हैं पीक पोटेंशियल और करंट। पीक पोटेंशियल एंड पीक करंट बहुत सी वोल्टामेट्रिक टेक्निक्स में इन दो की पैरामीटर्स को यूज़ किया जाता है। पीक पोटेंशियल की मदद से आप अपने एनालाइट का रिडॉक्स पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं और पीक करंट की मदद से हम अपने एनालाइट की कंसंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सो हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, पीक पोटेंशियल को EP से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा, पीक करंट, ठीक है। पीक करंट को हम शो करते हैं IP से, ठीक है। क्या पीक करंट जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है कंसंट्रेशन से, किसकी कंसंट्रेशन पे, एनालाइट की कंसंट्रेशन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीक करंट। इसका मतलब कि जितना पीक करंट ज़्यादा होगा उतनी हमारे एनालाइट की कंसंट्रेशन हमारे सैंपल में ज़्यादा होगी, ठीक है। सो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है रिवर्सिबल प्रोसेसेस की, जिसे रेंडल्स सेविक इक्वेशन कहा जाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वोल्टामेट्री। टाइप्स ऑफ वोल्टामेट्री, डिफरेंट टाइप्स हैं वोल्टामेट्री की, जिसमें लीनियर स्वीप वोल्टामेट्री है, साइक्लिक वोल्टामेट्री है, डिफरेंशियल पल्स वोल्टामेट्री है, स्क्वायर वेव वोल्टामेट्री है, और एनोडिक और कैथोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री है। वोल्टामेट्री की ये जो टाइप्स हैं इनको अगर हम वन बाय वन डिस्कस करें, तो सबसे पहले लीनियर स्वीप वोल्टामेट्री के अंदर जो पोटेंशियल है उसको मुसलसल बढ़ाया जाता है और उसके नतीजे में प्रोड्यूस होने वाले करंट को मेजर किया जाता है। अब ये जो लीनियर स्वीप वोल्टामेट्री है, इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का आता है, जिसमें करंट वर्सेस पोटेंशियल हमने ग्राफ को प्लॉट किया हुआ होता है। इसका यूजेज ये है कि इसकी मदद से हमें रिडॉक्स रिएक्शन के स्टार्ट होने का पता चल जाता है। उसके अलावा ये हमें पीक करंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। देन अगर बात की जाए साइक्लिक वोल्टामेट्री की, तो साइक्लिक वोल्टामेट्री में सबसे पहले पोटेंशियल को फॉरवर्ड और फिर रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है, और इसके नतीजे में प्रोड्यूस होने वाले करंट को मेजर करके हम दोनों तरह के प्रोसेसेस को स्टडी कर सकते हैं, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दोनों को हम एक साथ साइक्लिक वोल्टामेट्री में स्टडी कर सकते हैं। साइक्लिक वोल्टामेट्री में क्योंकि हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, यानी फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी दोनों तरह से, तो जो साइक्लिक वोल्टामेट्री है इसकी मदद से हम जो रिडॉक्स प्रोसेसेस हैं उनकी काइनेटिक्स को स्टडी कर सकते हैं। देन अगर बात की जाए डिफरेंशियल पल्स वोल्टामेट्री की, तो डिफरेंशियल पल्स वोल्टामेट्री में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि डिफरेंट छोटे छोटे स्मॉल पल्सेस की सूरत में हम बार बार वोल्टेज को अप्लाई करते हैं।
ठीक है। और अप्लाई लीनियरली ही किया जाता है जैसे कि हम लीनियर स्वीप में करते हैं, लेकिन डिफरेंशियल पल्स में पल्सेस की फॉर्म में पोटेंशियल को अप्लाई किया जाता है और उसके नतीजे में प्रोड्यूस होने वाले करंट को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इसकी मदद से, यानी जो डिफरेंशियल पल्स वोल्टामीट्री है, इसकी मदद से हम बहुत ही ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन वाले रिएक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये ज़्यादा सेंसिटिव टेक्निक है और इसे ट्रेस एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। देन अगर बात की जाए स्क्वायर वेव वोल्टामीट्री की, तो स्क्वायर वेव वोल्टामीट्री में हम क्या करते हैं कि स्क्वायर की फॉर्म में जो है, यानी वेव लाइक, स्क्वायर वेव लाइक की फॉर्म में हम पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं और हर वेव के एंड पे करंट को मेजर किया जाता है। स्क्वायर वेव वोल्टामीट्री जो है ये फास्ट एनालिसिस देती है और इसकी सेंसिटिविटी भी हाई होती है, यानी यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वो भी ज़्यादा सेंसिटिव रिजल्ट होते हैं। दैट मीन्स कि ये भी ट्रेस एनालिसिस के लिए यूज़ की जा सकती है। देन इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। देन अगर बात की जाए एनोडिक और कैथोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामीट्री की, तो एनोडिक स्ट्रिपिंग और कैथोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामीट्री में क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो हमारा एनालाइट है उसकी प्री कंसंट्रेशन की जाती है। ठीक है, देन उसमें फिर स्ट्रिपिंग मेथड होता है जहाँ पे एनालाइट को रीऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। वोल्टामीट्री की जो एप्लीकेशंस हैं, वोल्टामीट्री एनवायरमेंटल एनालिसिस में प्लूटेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और पानी में, सोइल में और एयर सैंपल्स के अंदर ट्रेस मेटल के एनालिसिस के लिए भी वोल्टामीट्री को यूज़ किया जाता है। देन अगर बात की जाए इसकी सेकंड एप्लीकेशन की, तो वो फार्मास्यूटिकल्स में होती है, जहाँ पर भी ड्रग फॉर्मुलेशंस को एनालाइज करना होता है या हमने जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं फार्मास्यूटिक्स के, उनकी स्टेबिलिटी या उनकी डिग्रेडेशन को स्टडी करना होता है, तो वहाँ पर भी वोल्टामीट्री से हम हेल्प ले सकते हैं। देन बायोकेमिस्ट्री में जो रिडॉक्स एक्टिव बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि एंजाइम्स और विटामिन्स, उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी वोल्टामेट्रिक टेक्निक को यूज़ किया जाता है। देन अगर बात की जाए इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की, तो यहाँ पर जो वोल्टामेट्री है वो बहुत सारे जो मटेरियल और प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए, चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि जो प्लेटिंग बाथ्स होती हैं और जो क्रेन इनहिबिटर्स होते हैं उनके एनालिसिस के लिए, उनकी मॉनिटरिंग के लिए वोल्टामेट्री को यूज़ किया जाता है। आई होप सो कि आपको आज के टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन रहती है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं अपकमिंग वीडियोस के लिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।